नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगले 2-3 दिन तक आपको रिकॉर्डेड सेशन ही मिलेंगे प्रोनाउंस के। तो पिछले सेशन में आपने पर्सनल प्रोनाउन के ऑर्डर या क्रम को देखा कि किस क्रम में पर्सनल प्रोनाउंस रखे जाते हैं और क्या उनके साथ प्रयोग करते समय सावधानियां बरती जाती हैं। पर्सनल प्रोनाउन में एक प्रोनाउन इट है जो अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक है, खास है। उसके प्रयोग भी बड़े बहुविध हैं, वर्सटाइल है ये प्रोनाउन। आइए जरा इस सेशन में हम लोग इट से संबंधित प्रयोगों को देख लें, तो एक एरिया और हम लोगों का जो है कंप्लीट हो जाए। ये जो इट है ना, इसको हम जब वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो इस इट का प्रयोग हम लोग कई रूपों में करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग रेफरिंग इट के रूप में करते हैं। रेफरिंग इट, ठीक है। एक तो इसका प्रयोग किस रूप में होता है? रेफरिंग इट के रूप में, ठीक है। जब ये प्रयोग होएगा तो इसको हम कहते हैं रेफरिंग इट। दूसरा इसका प्रयोग एम्प्टी अथवा प्रॉप इट के रूप में होता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि एम्प्टी इट क्या होता है, या उसको हम प्रॉप इट भी कहते हैं, एंटी एम्प्टी या प्रॉप इट। और एक इसका प्रयोग इम्पर्सनल इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल या नॉन पर्सनल इट या इम्पर्सनल प्रोनाउन, एक टर्म भी मिलता है। हम लोग देखें कि इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो इट का प्रयोग एक तो रेफरिंग इट, दूसरा एम्प्टी या प्रॉप इट, और तीसरा इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग होता है। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इट कब रेफरिंग होता है, कब प्रॉप या एम्प्टी होता है, और कब ये इम्पर्सनल होता है। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेफरिंग इट के रूप में इसका प्रयोग कैसे होता है, ठीक है ना। आई ये जो रेफरिंग इट है ना, रेफरिंग इट, तो रेफरिंग इट के रूप में ना, ये इट जो है ये किसी न किसी नाउन के बदले आता है। मतलब वहां कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोई ऑब्जेक्ट ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, वो मटेरियल नाउन हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है। आपको ऐसे पता है कि अमूमन इसका प्रयोग हम लोग नॉन पर्सनल मतलब ऑब्जेक्ट्स के लिए ही, न्यूटर जेंडर के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो उस अवस्था में ये किसी न किसी नाउन को रिप्लेस करता है, उसके बदले आता है। वो आपको पता होता है कि ये इट किसके लिए आया है ना। जैसे अब, और इस अवस्था में ये कभी जो है किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्लेस करता है, कभी किसी न्यूटर जेंडर के नाउन को रिप्लेस करता है। न्यूटर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है ना, मतलब नॉन लिविंग थिंग को रिप्लेस करता है, कभी पूरे क्लॉज को रिप्लेस करता है। ये आप जब एग्जाम्पल देखोगे ना, तो उससे समझ में आएगा। जैसे आप, मैं कहूं कि he made some soup and gave it to her mother। देखिए जरा, उसने थोड़ा सूप तैयार किया और ले आकर अपनी माँ को दे दिया। अब यहाँ पर देखो, ये जो इट आया है ये किसके लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इट किसको रिप्लेस कर रहा है, ये आपको पता है। मतलब किसको रिफर कर, रिफरिंग इट। अब क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर इट किसी न किसी ऑब्जेक्ट को, किसी नाउन को, किसी फ्रेज को, नाउन फ्रेज को रिफर करता है। वहां इट को देख के आपको पता चलता है कि ये इट किसके लिए आया है। यहां पर जो इट है, इस नाउन फ्रेज सम सूप के लिए आया है।
इज दैट क्लियर? अच्छा, कभी कभी जैसे की बात आई थी ना कि प्रोनाउन पूरे क्लॉज को रिप्लेस करता है, तो आप ये भी देख सकते हैं। जैसे आप किसी ने पूछा कि हु सेड ना दैट आई एम क्रेजी, किसने कहा? ठीक, तो अब उसका उत्तर देखिएगा, आई सेड इट। अब देखना जरा बच्चा लोग, यहां पर दोनों चीजें, एक तो इट रिफर कर रहा है किसी चीज को, ये पता चल रहा है, और दूसरी यहां पे बात आपको ये भी पता चल रही है कि कैसे प्रोनाउन पूरे क्लॉज को रिप्लेस करता है। हम लोगों का जो इंट्रोडक्शन का सेशन था उसमें मैंने आपसे कहा था, आप ये चर्चा हुई थी कि प्रोनाउन केवल नाउन को नहीं बल्कि नाउन फ्रेज को और कभी कभी तो पूरे क्लॉज के बदले उस क्लॉज को रिप्लेस करता है। देखो यहां पे दैट आई एम क्रेजी, इसको कौन रिप्लेस कर रहा है? ये इट। किसने कहा कि मैं सनकी हूं, मैं पागल हूं, मैं झक्की हूं? मैंने कहा, आई सेड इट। इट मतलब क्या? इट मतलब क्या? दैट आई एम क्रेजी, अर्थात दैट यू आर क्रेजी। अब यहां पर जो आई है वो जाहिर सी बात है, जब इसको आप करोगे तो ना, ये इनडायरेक्ट में बदलेगा तो आई सेड इट। तो ये देखो, अब यहां पर ये इट रिफर कर रहा है किसको? इस क्लॉज को। यहां पर ये इट रिफर कर रहा है किसको? इस नाउन या नाउन फ्रेज को। आई बात समझ में? जब इस तरह से इट किसी पर्टिकुलर नाउन, नाउन फ्रेज या क्लॉज को रिप्लेस करता है, उसके बदले आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफरिंग इट। सुना आपने? क्या कहते हैं इसको? रिफरिंग इट, ठीक ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल लो कि वी हैव एन वी हैव एन वी हैव एन, ये क्या हो गया? अच्छा, ये एन वी हैव एन एक्सीलेंट म्यूजियम हियर। देखिएगा हमारे पास यहाँ एक शानदार म्यूजियम है। अब देखिए इसी सेंटेंस के आगे कि वुड यू लाइक टू विजिट इट। देखना बच्चा लोग, फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इट आया है ना, ये इट रिफर कर रहा है किसको? म्यूजियम को, इस नाउन को रिफर कर, एक्सीलेंट म्यूजियम। तो इट यहाँ किसके लिए आया? म्यूजियम के लिए। यहाँ पे इट किसके लिए आया? इस क्लॉज के लिए। यहाँ पे इट किसके लिए आया? इस फ्रेज के लिए। जब इस तरह से आप इट का प्रयोग सेंटेंसेज में करेंगे तो उसे हम रिफरिंग इट कहते हैं। सुना आपने? क्या कहते हैं? रिफरिंग इट। क्लियर? अच्छा, आइए अब जाहिर सी बात है, फिर प्रॉप या एम्प्टी इट क्या होता है? तो देखिए जरा, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं, संभाल लीजिएगा अच्छे से। देखें, अब एम्प्टी अथवा प्रॉप इट क्या है? PROP, प्रॉप इट। ये देखो, आप समझ रहे हैं, एम्प्टी मतलब खाली। अब यहां जब आप इट को इसको आप इंट्रोडक्टरी इट भी कह सकते हैं, है ना? यहां जो इट है एम्प्टी या प्रॉप इट, अथवा इसको कहा जाता है क्या? इंट्रोडक्टरी इट। हाँ, ये भी ध्यान रखना, आम बोलचाल की भाषा में ज्यादा बल्कि मशहूर है इंट्रोडक्टरी इट ना।
साथ ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को। हम अब इट का प्रयोग सेंटेंसेज में इस प्रकार करने जा रहे हैं जहां सेंटेंस हमेशा इट से शुरू होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होगा उसका, वो उसका सब्जेक्ट नहीं होगा, है ना, लेकिन वर्ब उसी को फॉलो करेगी। सेंटेंस इट से ही शुरू होगा, लेकिन वहां उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, वो मीनिंगलेस होगा। ऐसे इट को कहा जाता है इंट्रोडक्टरी इट या एम्प्टी इट या प्रॉप इट। प्रॉप मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जो डांस वांस लोग करते हैं, देखो रियलिटी शो में तो प्रॉप लिखे, कहा था कि इस बार ये जो राउंड है ये प्रॉप राउंड है, मतलब हाथ में छाता लेकर, छड़ी लेकर, टोपी लेकर, कुछ लेकर के डांस करना है। मतलब प्रॉप मतलब टूल, प्रॉप का मतलब क्या है, टूल, एक औजार, हथियार। तो यहां पर जो इट है वो एक औजार के रूप में, एक टूल के रूप में आ रहा है सेंटेंस को शुरू करने के लिए, टू बिगिन द सेंटेंस, बट इट डजंट हैव एनी सेंस। इसका कोई मतलब नहीं होता है, वो किसी के लिए नहीं आता। दूसरे सेंस में समझिए, व्हेन इट डजंट रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, देन इट इज एम्प्टी, इट इज प्रॉप, इट इज इंट्रोडक्टरी ना। और ऐसा आप जब करते हैं तो एग्जैक्टली इसका प्रयोग हम टाइम ना, सीजन आदि को बताने के लिए जब इसका प्रयोग होता है ना, तो फिर जो है ये प्रॉप जो है एम्प्टी या प्रॉप सब्जेक्ट रूप में आता है। तो ये क्या बताता है, टाइम बताता है, डिस्टेंस बताता है, एटमॉस्फेयर कंडीशन बताता है। इसका प्रयोग हम जब करते हैं तो किसके लिए, ये टाइम को बताता है, ये डिस्टेंस को बताता है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताता है। ये देखो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताएगा, टाइम को बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा, वातावरण को बताएगा। ऐसी चीजों के लिए हम इसका प्रयोग जब करते हैं तो इसे हम एम्प्टी इट या प्रॉप इट या इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि what time is it। अब देखो जरा, what time is it। अब यहां से ध्यान से देखो बच्चा लोग, तो ये जो it है इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी हिंदी क्या है कि क्या समय हुआ है, ये है ना। आप जब कहोगे, उत्तर दोगे कि it is 9 o'clock, ये देखो, तो हिंदी क्या हुई कि 9 बजे हैं। यहाँ कहीं इट की बात आ रही है, ये इट यहां पर सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक टूल के रूप में आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी या प्रॉप। समय बताना हो, दिन बताना हो, तारीख बताना हो ना, आप टाइम बता सकते हो क्या कि इट इज 5:30, मतलब 5:30 बजे, इट इज 5:30, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए जरा, इट आया समय बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, ठीक है ना, आप डिस्टेंस बताने के लिए। आप और भी एग्जांपल ले लो, अगले बोर्ड पे चलो, अगले पेज पे चलते हैं। आप कहोगे कि हाउ फार इज इट टू दिल्ली, हाउ फार इज इट टू दिल्ली, यहां से दिल्ली कितनी दूर है ना। आप देखो दूरी पूछ रहे हो, आप कहोगे इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा होता जा रहा है। आप कहोगे इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये देखो इन सब में क्या आ रहा है, इट आ रहा है। देखिए एटमॉस्फेयर बता रहा है ना, दूरी बता रहा है, समय बता रहा है ना, जनवरी का महीना था, इट वॉज जनवरी,
नवंबर का महीना है, इट इज नवंबर ना। मेरा आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माय बर्थडे टुडे। उस दिन उसका जन्मदिन था, इट वॉज हर बर्थडे दैट डे। इन सब में आप किसका प्रयोग करोगे? इट का प्रयोग करोगे। और ध्यान से देखिए, इन सब में जो इट है उसका अपना कोई मतलब नहीं, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। वहां सिर्फ वो प्रॉप के रूप में, एक टूल के रूप में, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट के रूप में आ रहा है। इसलिए ऐसे इट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी इट। ये खाली है, इसमें कोई इसका अर्थ नहीं है। तो एम्प्टी इट या प्रॉप इट या इंट्रोडक्टरी इट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हो इस सेंटेंस में मीनिंग, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट रेन है, इसका सब्जेक्ट डार्क है, इसका सब्जेक्ट में जो सेंस छिपा है डिस्टेंस वो है। इट इन सभी सेंटेंसेस का सब्जेक्ट नहीं है। बट व्हाट इज द ब्यूटी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज स्पेशल इन दीज सेंटेंसेस? द वर्ब इज फॉलोइंग इट। यहां पे ध्यान दीजिए, आप यहां इज की जगह आर नहीं लिख सकते, आप यहां वॉज की जगह वर नहीं लिख सकते, आप यहां इज की जगह आर नहीं लिख सकते। जो वर्ब आएगी वो हमेशा इट को ही फॉलो करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप कहोगे कि इट इज आई अथवा मी। देखिए इज आया, आप कहोगे इट वॉज दे अथवा देम। यहां पे ध्यान दीजिए, आप यहां इस वॉज की जगह वर का प्रयोग नहीं कर सकते, यहां पर इज की जगह आर का प्रयोग नहीं कर सकते, या एम का प्रयोग नहीं कर सकते। सर यहां पे तो आई आया है, तो आई के साथ तो एम आता है, ऐसी गलती मत करिएगा। सर यहाँ पे तो दे आया है, दे के साथ आर और वर आता है, ऐसी गलती मत करिएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। इट इज आई या मी का मतलब मैं हूं, इट इज दे का मतलब वे लोग हैं। फिर देखिए यहां इस इट का कोई मतलब नहीं है, वो प्रॉप के रूप में आया है, वो एम्प्टी है। लेकिन खासियत क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस में यहां जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब हमेशा इट के अनुसार ही आएगी ना। इट इज यू, इट इज दे, इट वॉज द बॉयज, इट वॉज द गर्ल्स, इट वॉज बुक्स। वहां चाहे नाउन सिंगुलर आए चाहे प्लूरल, चाहे प्रोनाउन सिंगुलर आए चाहे प्लूरल, चाहे थर्ड पर्सन का हो चाहे सेकंड पर्सन का हो चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, वर्ब यहां जो आएगी वर्ब बी, वो हमेशा इट को फॉलो करेगी। इवन अगर वर्ब बी के बजाय ऑर्डिनरी वर्ब्स आ जाएं तो इट गोज होगा, इट गोज विदाउट सेइंग। ये देखो, आप कहोगे इट गोज विदाउट सेइंग। कहावत है, मतलब ये भी कोई कहने की बात है, कहते ना, ये भी कोई कहने की बात है, इसकी कहने की जरूरत नहीं है। आप ये तो अंडरस्टूड है, सब जानते हैं। इट गोज विदाउट सेइंग। देखो यहाँ पे क्या आया, गोज। आप इस गोज की जगह अगर गो लिखने की कोशिश करोगे तो नंबर कट जाएगा, नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और आपके मन में उठना चाहिए कि तिवारी जी आपने यहाँ आई भी लिखा है और मी भी लिखा है, यहाँ दे भी लिखा है और देम भी लिखा है, इसका क्या मामला है? हाँ, ये भी एक बहुत ही चर्चित और क्या कहते हैं, तर्क वितर्क का मुद्दा अंग्रेजी भाषा में रहता है। और ये चर्चा वास्तव में तब शुरू हुई जब इंग्लैंड के विद्वान प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि डियर कंट्रीमैन, दिस इज मी विंस्टन चर्चिल। जितने प्यूरिटन थे, जितने पिडेंटिक थे ग्रामर के, उनके कान खड़े हो गए। अरे चर्चिल कौन सी भाषा बोल रहे हैं, दिस इज आई होना चाहिए, ये मी का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है नहीं। तो उस समय लोगों ने कहा था कि चर्चिल साहब जमीन से जुड़ी हुई भाषा बोल रहे हैं, व्याकरण को इतना भी जकड़ के मत रखो कि मुश्किल हो जाए लोगों को समझना। और धीरे धीरे ये बात प्रैक्टिस में आ गई। अब बोलचाल में, इनफॉर्मल इंग्लिश में, आप ध्यान रखिएगा,
यहां पर ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग लोग करते हैं। इट इज दे, इट इज अस, इट इज हिम, इट इज हर। बोलचाल में आपको वहां नॉमिनेटिव शायद ही दिखाई दे, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में लोग यहां पर ऑब्जेक्टिव को सुनना देखना पसंद नहीं करते। तो ग्रामेटिकली फॉर्मली यहां पर नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, आई आना चाहिए, दे आना चाहिए, वी आना चाहिए, शी आना चाहिए। बट इन प्रैक्टिस आपको ये शायद ही सुनाई और दिखाई दे। लोग धड़ल्ले से यहां पर इट्स मी, इट्स हिम, इट्स देम, इट्स अस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको सीधे समझना है कि फॉर्मल इंग्लिश में यहां पे नॉमिनेटिव आता है, इनफॉर्मल इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में यहां पे ऑब्जेक्टिव आता है। अब धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन एक बंदिश है। वो बंदिश ये है कि जब इट का प्रयोग हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस में करते हैं, तब यहां हमेशा नॉमिनेटिव ही आएगा, तब ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता। सुन रहे हैं आप? जैसे ही आप इसको क्लेफ्ट सेंटेंस में बदलेंगे, क्लेफ्ट सेंटेंस का मतलब है कि इसके बाद कोई रिलेटिव क्लॉज आ जाए, दैट से जुड़ के, हु से जुड़ के, हुम से जुड़ के, विच से जुड़ के, तब यहां पर आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं भी आपको फोटो दिखा रहा हूं, पर इस बात को समझ लीजिए कि ये आई और मी दोनों करेक्ट है। एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। मॉडर्न इंग्लिश में अब यहां पे ऑब्जेक्टिव धड़ल्ले से चल रहा है। बोलचाल में तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा आपको, सुनाई हमेशा आपको मी, हिम, हर देगा, दिखाई आपको आई, वी पड़ेगा ना। और इसको लेकर के जो प्यूरिटन्स हैं, जो पेडेंटिक हैं, जो पारंपरिक लेखक हैं, अंग्रेजी के जो समर्थक हैं, वो आई के साथ हैं, दे के साथ हैं। और आज का जो जमाना है, जो जेनजी का, गूगल का, और आज ही से नहीं, ये सैकड़ों साल से हो रहा है, वो इसके साथ मीडियम का प्रयोग कर रहा है। मैं यही कहूंगा, लिखो इसको, बोलो इसको। क्लियर? लेकिन ये लिखने बोलने की छूट तभी तक है जब तक आप कोई क्लेफ्ट सेंटेंस नहीं बनाते हैं। तो क्लेफ्ट सेंटेंस का मतलब क्या है बच्चा? जैसे मैं कहूं, इट इज आई हु सेड सो। ये मैंने कहा था, मैं ही हूं जो कहा था। अब देखो यहां पे, अब यहां पे ये जो आ गया ना, यहां पे ये रिलेटिव क्लॉज आ गया ना, ठीक है। अब ये जो पहले जो पूरा सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंसेस को ग्रामर की भाषा में कहा जाता है क्लेफ्ट सेंटेंस। क्या कहा जाता है? चलो, क्लेफ्ट सेंटेंस, पहले तो जान लीजिए, यही है क्लेफ्ट सेंटेंस। अब यहां पर जैसे ही हु आएगा, दैट आएगा, हुम आएगा, हुज आएगा, तो अब ये जो प्रोनाउन यहां पे आएगा ना, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। अब अगर आपने यहां आई की जगह मी का प्रयोग किया तो गलत होगा। ठीक है, बस यही ध्यान रखना। आप कहोगे कि इट वॉज दे। अच्छा, ये ध्यान रखना यहां पे, अब देखिए हमेशा जो भी मैंने आपसे कहा कि ये हमेशा इट को ही फॉलो करेगा। इट वॉज दे whom we gave the house to live in। यही लोग हैं जिन्हें हम लोगों ने अपना घर दे दिया, किसके लिए? रहने के लिए। ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे क्या आया? दे। अब किसी भी कीमत पे बच्चा लोग, यहाँ दे की जगह देम का प्रयोग संभव नहीं है। और ग्रामर की भाषा में ऐसे सेंटेंसेस को क्लेफ्ट सेंटेंस कहा जाता है। और आपको ये नियम मिलेगा, अब पढ़िएगा जब नियम कि इट का प्रयोग क्लेफ्ट सेंटेंसेस में होता है तो चौंकिएगा मत, चमकिएगा। क्लियर? और ये बस ध्यान रखिएगा कि यहां पर देम, मी, हिम, हर संभव नहीं है। अदरवाइज आजकल इट इज मी, इट इज हिम, इट इज हर, इट इज देम बिल्कुल यूज हो रहा है। बोलचाल में तो बिल्कुल एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड। लिखने वाले को लेकर के अभी भी एग्जाम में जब आए तो वहां पर मी की जगह आप आई को ही ठीक मानिएगा।
हिम की जगह ही को ही ठीक मानिएगा। ठीक है, हाँ, आपको, आप चूंकि कॉम्पिटिटर हैं तो आपको फॉर्मल इनफॉर्मल का ख्याल रखना। ठीक, तो रिफरिंग इट क्या होता है आप जान गए, प्रॉप इट या एम्प्टी इट या इंट्रोडक्टरी इट क्या होता है ये भी आप जान गए। अब इसका जो तीसरा हिस्सा है, क्या, इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। एक चीज ध्यान रखना, आज के बाद कोई आपसे पूछे कि इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या है या नॉन पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इम या नन जो भी करना हो, या कहीं ये बात आ जाए तो पहले तो ये जान लो कि इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हम केवल इट का ही प्रयोग करते हैं और कोई प्रोनाउन नहीं होता इम्पर्सनल। होता क्या है, अभी आप देखते रहो इसमें सब में इम्पर्सनल ही तो था। कायदे से देखो तो मैंने जहां भी इनका प्रयोग किया, इम्पर्सनल मतलब क्या, कि जब इट से किसी पर्सन का बोध ना हो। तो आप जब कह रहे हो कि इट इज रेनिंग, इसमें कहां किसी पर्सन का बोध हो रहा है। जब आप कह रहे हो कि इट गोज विदाउट सेइंग, इसमें इट किसी को रिफर कर रहा है क्या, किसी पर्सन को रिफर कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप जब कह रहे हैं तो अब देखो जरा, तो होता क्या है कि ये जो इट है ये कभी कभी कुछ इम्पर्सनल वर्ब्स का सब्जेक्ट बनता है, अर्थात वहां पे ये पता नहीं चलता कि ये इट एग्जैक्टली किसको रिप्लेस कर रहा है, मतलब ये किसको रिफर कर रहा है। यू कैनॉट डिसाइड विच पर्सन और थिंग इट इज रिफरिंग, इज रिप्लेसिंग। इन दैट केस इट बिकम्स इम्पर्सनल एंड we call it impersonal pronoun. We have so many verbs like look, like seem, appear, happen. These verbs are impersonal verbs because they are not done by any particular person. They happen, they occur, they become. Nobody does it. कोई इसको करता नहीं है, वो हो जाते ना, कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। उसी तरह से ये क्रियाएं होती हैं, इन्हें कोई करता नहीं है, इसलिए इनको हम इम्पर्सनल वर्ब्स कहते हैं। और इन इम्पर्सनल वर्ब्स का सब्जेक्ट केवल केवल और केवल इट हो सकता है। ये बात आप नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते समय, इन्फिनिटिव का प्रयोग पढ़ते समय मैंने डिटेल में आपको बताया था कि हैपन जब आएगा, सीम जब आएगा, अपीयर जब आएगा, तो इट का प्रयोग होना नेसेसरी है। याद आया कि नहीं, कॉपी खोल के देखिएगा। क्यों, क्योंकि इनका सब्जेक्ट कोई पर्सन हो ही नहीं सकता, ये इम्पर्सनल है, इसलिए ये इट को मांगती है। और जब इट इनका सब्जेक्ट बनता है तो उसे हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर, देख लो जरा, आप जैसे कहोगे इट सीम्स, ऐसा लगता है, किसको लगता है, भगवान जाने। आप कहते हो कि इट हैपेंड, ऐसा हुआ, देखो इट हैपेंड, इट सीम्स ना, इट लुक्स, ये देखो इट लुक्स, इट अपीयर्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा, देखो इट अपीयर्ड, अपीयर्ड। देखो यहाँ पे इन ये सारी क्रियाएं जो हैं इनको कोई व्यक्ति नहीं करता रे बच्चा लोग, ये हो जाती हैं ना। और इनका सब्जेक्ट आगे आप जो भी लिखना हो, इट सीम्स दैट शी इज एंग्री, इट हैपेंड दैट आई वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, इट लुक्स यू आर एंग्री, इट अपीयर्ड वेरी डिफिकल्ट टू डू, कुछ भी आगे आप आगे जो भी कहना चाहते हो यहां आप कह लो, जो भी कहना हो, ठीक है। हमको फोकस यहां करना है, यहां पर ये जो इट आया है, कोई आपसे पूछ बैठे कि ये जो इट है ये किसके लिए आया, किसको रिफर कर रहा है। प्रोनाउन किसी न किसी को रिफर करता है ना जी, इसका एंटीसीडेंट कौन है, और आसान कर लो। हम लोगों ने कहा था ना कि प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्लेस करता है, जिस नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है, वह उसका एंटीसीडेंट होता है ना, उसका रिफरेंट होता है। बताया था ना, रिफर से देखो, रिफरिंग, रेफरेंट। तो कोई पूछे कि यहाँ इट का रिफरेंट क्या है, कहेंगा कुछ नहीं है, ये किसी को रिफर नहीं कर रहा, इसलिए रिफरिंग नहीं है। ये क्या है, नॉन पर्सनल है, इम्पर्सनल है। तो इम्पर्सनल प्रोनाउन यही है। यहां पे जो सारे के सारे जो इट आए हैं ये क्या है, इम्पर्सनल है। ठीक है, तो ये था इट के कुछ
विशेष प्रयोग आप सभी पढ़े हैं, जानते हैं, कुछ चीजें सुनी होंगी, कुछ नहीं सुनी होंगी, मैंने इकट्ठा कर दिया है। इनको देखिएगा, संभालिएगा और इन्हीं सेशंस के भरोसे ये 4-5 दिन के जुदाई का वक्त बिता लीजिएगा। फिर मैं इस पूरे टॉपिक को लाइव पढ़ाऊंगा अच्छे से। मैं आशा करता हूं कि ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे और आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, साथ देते रहिए। मुलाकात फिर होगी कुछ अगली नई बातों के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।